हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो आज हम मर्टन को पढ़ेंगे और मर्टन के फिनिश होने के साथ ही साथ प्रकारवाद का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने संघर्षवाद का चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया। एक एक करके सारे थिंकर्स मैंने उसमें बता दिए थे आपको बहुत पहले ही, नौ मार्क्सवादी थिंकर्स, मार्क्सवादी थिंकर्स। और इसके बाद हमने संरचनात्मक प्रकारवादी और प्रकारवादी थिंकर्स, आज मर्टन के साथ ये सब खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम नौ प्रकारवाद की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उत्तर संरचनावादी थिंकर्स, आधुनिक थिंकर्स, उत्तर आधुनिक थिंकर्स और अंतःक्रियावादी थिंकर्स जो हैं उनको धीरे धीरे फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इसके वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चे यदि आपकी जानकारी में हैं तो प्लीज़ उनको वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं जो कोचिंग नहीं कर पाती हैं या फिर वहाँ पे जा नहीं पाती, कोई कारण होता है या उनके पास पैसे नहीं होते या फिर कुछ और कारण होता है। तो ऐसे लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। और ये मेरे सारे वीडियोस जो है, यदि कोई व्यक्ति देखकर एग्ज़ाम को देने जा रहा है तो उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा ही होगा, ये पूरी गारंटी है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे, ईश्वर आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मर्टन जो थे वो यूएसए के थे, यानी अमेरिका के थे। ठीक है, और इनके विचारों की पृष्ठभूमि कैसे बनी, कौन कौन सी घटनाएं थी जो धीरे धीरे उनके दिल दिमाग पे असर डालती थी और जिसके कारण उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो पहले देख लेते हैं कौन से वो चीज़ें हैं। बौद्धिक परिदृश्य जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके दिमाग पे किस चीज़ का प्रभाव था। तो प्रत्यक्षवाद का प्रभाव था, आगस्ट काम्टे के प्रत्यक्षवाद से प्रभावित थे। प्रकारवाद से प्रभावित थे, जो अपने पहले के प्रकारवादी थिंकर्स थे उनसे प्रभावित थे। मार्क्सवादी विचारकों से भी ये प्रभावित थे। ठीक है, इन सब ने इनकी बौद्धिकता पर एक जो छाप छोड़ी, वो छाप ही उनके सिद्धांत की पृष्ठभूमि बनी। ठीक है, ये तो उनका बौद्धिक परिदृश्य हो गया। अब फिर हम देखते हैं कि इनका सामाजिक परिदृश्य क्या हो गया, क्या कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जो उनके सामने थी जिसके कारण उन्होंने अपने सिद्धांत की पृष्ठभूमि रखी। समृद्ध अमेरिकी समाज जो था उसमें अनुकूलन की समस्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और इसी को देखते हुए उन्होंने अपने सिद्धांत की पृष्ठभूमि बनाई। जैसे विचलन का सिद्धांत, उन्होंने जो नवाचार की बात की, तो उन्होंने देखा कि अमेरिकी समाज में आगे तो सभी बढ़ना चाहते हैं, सफल सभी होना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो शॉर्टकट अपनाना चाहते थे। ठीक है, वो डिग्री तो लेना चाहते थे लेकिन उसके लिए पढ़ना नहीं चाहते थे। ऐसे लोगों को जब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखा तो उनके मन में विचार आया कि ये विचलन का एक भाग है और ये संस्था का साधन लक्ष्य जो है, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, इसको मैं विचलन के चैप्टर में बहुत ही गहराई से अच्छे से बताती हूँ। देखिए, जो प्रकारवाद था इसमें पूरा चार्ट आप एक बार समझ लीजिए। प्रकारवाद जो था इसमें शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा के कुछ लोग थे, कुछ मानव शास्त्री परंपरा के थे। समाजशास्त्री परंपरा में कौन था, काम्टे थे, स्पेंसर, दुर्खीम और पार्सन्स। ठीक है, और मानव शास्त्री में मेलिनोव्स्की और ब्राउन, ये दो खेमे थे प्रकारवाद के बारे में हैं। और इसमें क्या था कि पार्सन्स की थियरी और ब्राउन, इन दोनों के प्रकारवाद का कॉम्बिनेशन जो है वो मर्टन के सिद्धांत में मिलता है। ठीक है, उनका जो प्रकारवाद था वो ब्राउन और पार्सन्स के वादों का मिश्रण है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। मर्टन ने कहा कि प्रकारवाद जो है वो शारीरिक सादृश्यता पर आधारित है। ठीक है, यानी मर्टन ने क्या माना कि जैसे एक मनुष्य होता है, उसके हाथ होते हैं, पैर होते हैं। ठीक है, उसके शरीर में हार्ट होती है, किडनी होती है और लंग्स होते हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो शरीर जो है वो काम करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जितने बॉडी पार्ट होते हैं सबका अलग अलग काम होता है, और यदि एक बॉडी पार्ट ठीक से काम न कर पाए तो क्या होगा, हमारा पूरा जो है बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यदि आपकी उंगली कट गई है आज, तो क्या होगा, आज आपका दिमाग भी नहीं सही रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी यदि हो गया, सर में दर्द है तो उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उस दिन आप काम नहीं करेंगे। तो बॉडी का प्रत्येक पार्ट जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि एक में कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरा जरूर उस पर डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। उन्होंने बताया कि जो शारीरिक सादृश्यता होती है, यानी शरीर के सभी अंग की तरह जो समाज के सभी अंग काम करते हैं, उसी के आधार पर उन्होंने प्रकार की व्याख्या की है कि सभी इकाइयाँ जो है अपना अपना प्रकार करती हैं, जिससे सामाजिक संगठन बना रहता है। तो याद रखिएगा, मर्टन ने स्वाभाविक आधार पर प्रकार की व्याख्या की है। प्रकारवाद का विकास दुर्खीम, मेलिनोव्स्की और ब्राउन के विचारों में हो चुका था, लेकिन आधुनिक समाजशास्त्र में इसे संशोधित करके व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, मर्टन को।
ठीक है। तो प्रकारवाद की व्याख्या तो बहुत से लोगों ने की है, लेकिन मर्टन के प्रकारवाद में ऐसा क्या खास था? तो मर्टन ने सभी को संशोधित किया और व्यवस्थित किया, वैज्ञानिक ढंग से उसको प्रस्तुत किया। यानी मर्टन को सबसे ज़्यादा व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रकारवादी माना जाता है इसीलिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मर्टन को वैज्ञानिक प्रकारवादी माना जाता है। और उन्होंने अपने पहले के प्रकारवाद का संशोधन किया और उसमें क्या है, व्यवस्था लाई। ठीक है, वो व्यवस्थित नहीं था, अव्यवस्थित था। अब उन्होंने व्यवस्थित किया सभी को और वैज्ञानिक ढंग से उसको प्रस्तुत किया, इसीलिए मर्टन को वैज्ञानिक प्रकारवादी कहा जाता है। देखिए, मर्टन ने कुछ चीज़ों का खंडन किया है, जो परंपरागत प्रकारवादी थे उनके कुछ चीज़ों का खंडन किया है, और ये एग्ज़ाम में पूछता भी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ब्राउन को लेते हैं। ब्राउन ने क्या कहा कि समाज में ढेर सारी इकाइयाँ होती हैं और ये इकाइयाँ क्या करती हैं, अपना अपना कार्य करती हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और इनमें आपस में जुड़ाव, पारस्परिक निर्भरता होती है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोल दी। ठीक है, ब्राउन ने ये चीज़ स्पष्ट नहीं की कि क्या प्रत्येक इकाई एक ही जैसा काम करती है, कि जिसको जिसको जो काम सौंपा गया है सारे के सारे इकाइयाँ जो है वो काम करती हैं। क्या कोई इकाई ऐसी भी है जो काम नहीं करती, या फिर कुछ और कंडीशन आती है तो क्या होता है, इसको उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने एक ऊपरी व्याख्या की है कि ढेर सारी इकाइयाँ हैं, सभी को कार्य मिला है, अपना अपना कार्य करती हैं, जिससे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और समाज बना रहता है। तो मर्टन ने इसका खंडन किया। मर्टन ने क्या कहा कि सभी इकाइयाँ अलग अलग हैं और ज़रूरी नहीं कि यदि कोई इकाई है जिसको प्रकार दिया गया है तो प्रकार ही करे, वो प्रकार, आकार या फिर दुष्कार्य कर सकती है। ठीक है, इस बात पर उन्होंने खंडन किया, क्योंकि ब्राउन ने सभी इकाइयों के प्रकार की बात की कि सभी कार्य करती हैं, समाज की व्यवस्था बनी है, और उन्होंने गहराई से इसको स्पष्ट नहीं किया। लेकिन मर्टन ने बहुत ही अंदरूनी बात की। उन्होंने कहा कि इकाइयाँ जो होती हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा इकाई एक ही कार्य करे, या फिर कुछ ऐसी इकाई होती है जो प्रकार्य न करके अकार्य या फिर दुष्कार्य करें। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, इन्होंने इसके आधार पर खंडन किया है। सार्वभौमिक प्रकारवाद, मेलिनोव्स्की, समाज के सभी इकाई तत्व समाज के लिए प्रकारात्मक है। देखिए, मेलिनोव्स्की ने कहा कि समाज में यदि कोई इकाई है तो कोई न कोई कार्य कर रही है, समाज में कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। किसकी आवश्यकता? व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, तभी वो समाज में बनी है। ठीक है, और यदि वो आवश्यकता की पूर्ति ना करती तो समाज से वो समाप्त हो जाती है। ये बात किसने बोली? मेलिनोव्स्की ने बोली। लेकिन मर्टन ने इस बात का भी खंडन किया। उन्होंने ब्राउन को तो खंडित किया ही, उनको उन्होंने खारिज किया, फिर उन्होंने इसको मेलिनोव्स्की को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि सभी इकाइयाँ प्रकार ही नहीं करती और सभी इकाइयाँ आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करती। हो सकता है कुछ ऐसी इकाइयाँ हों जो केवल समाज में बनी हो और उसका कोई प्रकार ना हो, और हो सकता है कोई ऐसी इकाइयाँ हो जो समाज को तोड़ने का काम करती हो, जोड़ने का काम नहीं करती। इस आधार पर उन्होंने मेलिनोव्स्की को भी खारिज किया कि सभी इकाइयाँ प्रकार ही करती हैं, इस आधार पर। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है मेलिनोव्स्की का। देखिए, मर्टन ने प्रकार, आकार, दुष्प्रकार, प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार की अवधारणा दी है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। प्रकार का मतलब होता है कि वे निरीक्षित परिणाम जो व्यवस्था के अनुकूलन को बनाते हैं। ठीक है, यानी इकाइयाँ जो है सामंजस्य के साथ अपना कार्य करती हैं, जो कार्य इनको दिया गया है वो अच्छे से करती हैं, तो क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। ये क्या है? अनुकूलन की अवस्था है। ठीक है, ये अनुरूपता की अवस्था है। फिर आकार क्या है? कुछ इकाइयाँ ऐसी होती हैं जो समाज में कोई कार्य नहीं करती, बस बनी रहती हैं। जैसे जो पर्दा प्रथा थी, वो अंग्रेज़ों से हमारी बहू बेटियों को बचाने के लिए, सुंदर महिलाओं को बचाने के लिए शुरू हुआ था। आज अंग्रेज नहीं है, फिर भी ये बनी हुई है। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसका कोई उपयोग नहीं है, बस ये बनी हुई है। इसी तरह से ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं, बहुत सी ऐसी रीति रिवाज हैं जो इनका उपयोग नहीं है कोई, लेकिन वो प्राचीन काल में किसी विशेष उद्देश्य से बनाई गई थी। आज वो उद्देश्य नहीं, फिर भी वो बनी हुई है। ठीक है, वैसे हमारे शरीर पे जो बाल होते हैं, तो ये बाल हैं, पहले क्या था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, तो इससे बचाने के लिए अपने शरीर को, क्योंकि घर वगैरह था नहीं, सब लोग आदिम जीवन जीते थे, तो बहुत ज़्यादा बाल होते थे। ये बाल ही शरीर में क्या होता था, ठंड को जाने से बचाते थे, और इसी से जीवन जो है चलता था, नहीं तो सब लोग मर जाते। ठीक है, सभी की मृत्यु हो जाती ठंड से। तो अब क्या है, ठंड नहीं है, अब हमारे पास इतने साधन हो चुके हैं, अब हमको ऊपर से हम कोई जैकेट और कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बाल हमारे शरीर पे हैं। ठीक है, तो इसका कोई प्रकार नहीं, कोई आकार भी नहीं, बस ये बनी हुई है समाज में, तो इसको क्या कहेंगे, आकार। यानी इकाइयाँ ना तो अच्छा काम कर रही है ना बुरा काम कर रही है, वो कोई प्रकार ही नहीं कर रही है, बस समाज में बनी हुई है।
अब देखिए दुष्प्रकार क्या है। दुष्प्रकार का मतलब है कि वे कार्य, इकाइयों के वे प्रकार, सॉरी प्रकार नहीं कार्य बोलेंगे, इकाइयों के वे कार्य जो व्यवस्था के अनुकूलन को घटाते हैं, यानी जो व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य जो है वो कम होता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, दुष्प्रकार कहेंगे। अब देखिए प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार। जैसे प्रकार है, प्रकार के दो रूप है, एक प्रकट प्रकार है और दूसरा अप्रकट प्रकार है। प्रकट प्रकार का मतलब होता है कि जब हम अपनी इच्छा से जानबूझकर कोई कार्य करते हैं और हम सोचते हैं कि इसका ये परिणाम होगा, ये सोच के हम उस कार्य को करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये प्रकट प्रकार होगा। जैसे हमने यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए पढ़ाई की, तो हम ये सोच के पढ़ते हैं कि इससे हमारा यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि जब हम कुछ सोच के कार्य करते हैं, हमने मूवी देखी तो हम ये सोच के मूवी देखते हैं कि हमारा एन्जॉयमेंट होगा। ठीक है, तो वो हमारा निरीक्षित जो इसका परिणाम होता है वो पहले से ही इच्छित और मान्य होता है, यानी हम पहले से ही जानते रहते हैं कि इसका परिणाम ये होगा। तो वो तो हो गया प्रकट प्रकार है। ठीक है, अप्रकट प्रकार देखिए, अप्रकट प्रकार का मतलब होता है कि हम इच्छित कार्य नहीं करते, यानी हम कार्य करते हैं कुछ और सोच के और हो कुछ और जाता है। ठीक है, जैसे कोई पति है और उसने अपनी पत्नी को बोला चाय बनाने को, मान लेते हैं, और उसने मना कर दिया, तो उसने एक थप्पड़ मारा और उसको इतना ज़्यादा चोट लग गई, इतना ज़्यादा उसको परेशानी, अंदर से उसकी आत्मा को चोट लग गई कि उसने सुसाइड कर लिया, पत्नी ने। तो पति ने तो इसलिए थप्पड़ मारा होगा कि दोबारा ऐसा ना कहे वो। ठीक है, उसने ये तो सोचा नहीं होगा कि वो सुसाइड कर लेगी। तो यदि वो सुसाइड कर लेती है तो क्या होगा, ये अप्रकट प्रकार होगा। ठीक है, उसी तरह से फिल्म निर्माता वगैरह होते हैं, वो क्या होता है, कोई फिल्म बनाते हैं तो ये सोच के नहीं बनाते कि उनको ये अवार्ड मिल ही जाएगा, लेकिन फिल्म बनाते हैं उसके लिए उनको जो कोई अवार्ड मिल जाता है, कोई बड़ा अवार्ड, तो ये भी अप्रकट प्रकार होगा। ठीक है, तो फिल्म देखते हैं तो हम ये सोच के देखते हैं कि हम मनोरंजन के लिए देख रहे हैं या फिर जिस चीज़ के लिए देख रहे हैं जो भी हो, जैसे कोई ऐतिहासिक फिल्म होती है तो हम जानकारी के लिए भी देखते हैं, तो हम मनोरंजन के लिए देखते हैं, लेकिन उस फिल्म के कोई एक डायलॉग ऐसा हो गया जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, हमको एकदम लग गया वो बात, और हमने क्या किया, उसी के अनुसार अपने आप को पूरी तरह से अनुशासित करके काम करना शुरू कर दिया। कोई मोटिवेट हम बहुत ज़्यादा हो गए और वो एक लाइन आपको पूरे जीवन मोटिवेट कर रही है, तो वो क्या है, अप्रकट प्रकार है। तो इसी तरह से प्रकट और अप्रकट प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकार क्या है, आकार क्या है, दुष्प्रकार, प्रकट और अप्रकट प्रकार क्या है। ठीक है, फिर देखते हैं प्रकारों की अपरिहार्यता। मेलिनोव्स्की की अवधारणा है, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रकार होते हैं इसी से सामाजिक व्यवस्था का संचालन होता है। यानी मैंने बोला ना कि मेलिनोव्स्की ने कहा कि प्रत्येक इकाई कार्य करती है और उस कार्य के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिससे समाज का संचालन होता है। तो मर्टन ने इसको खारिज किया, उन्होंने बोला कि इकाइयों के विकल्प भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पार्सन्स के थियरी में बोला था ना कि कभी कभी कोई सामाजिक इकाई अपना कार्य नहीं करती तो वैकल्पिक व्यवस्था का पालन किया जाता है, जैसे वेश्यावृत्ति वेश्यालय हो गया और वृद्धाश्रम हो गया, इसी तरह से और भी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने बोली कि कुछ वैकल्पिक इकाइयाँ भी होती हैं जो उस इकाई के कार्य को करती हैं। वही सब चीज़ें इन्होंने भी बोली है कि यदि कोई इकाई अपना कार्य नहीं करती तो दूसरी इकाइयाँ भी वैकल्पिक रूप से होती हैं, वो उस कार्य को पूरा कर देती हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने मेलिनोव्स्की का खंडन किया। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि मार्टन ने 11 सूत्री जो कार्यक्रम बताया था, जो पैराडाइम बताया था उन्होंने, कि किसी घटना को हम ये कैसे मानेंगे कि ये प्रकारात्मक है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने 11 सूत्री पैराडाइम की बात बोली थी कि हम इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करेंगे तभी हमको वो घटना प्रकारात्मक है या नहीं ये पता चलेगा। ठीक है, तो इसके निरीक्षण के लिए क्या क्या है देख लेते हैं। प्रकारात्मक विश्लेषण के लिए उन इकाइयों का चयन करना जिसमें प्रकार घटित हो रहा है। समाज में बहुत सी इकाइयां हैं, जिन इकाइयों में प्रकार हो रहा है हम पहले उनको चयन करेंगे, जिसमें आकार या फिर दुष्प्रकार है उसको नहीं चयन करेंगे। जिसमें प्रकार हो रहा है, समाज के संचालन के लिए, व्यवस्था के बनाए रखने के लिए जो इकाइयाँ प्रकार कर रही हैं हम पहले उनको एक साइड कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सामाजिक घटनाओं के वस्तुनिष्ठ पक्ष को देखना। सामाजिक घटनाओं के वस्तुनिष्ठ पक्ष को देखेंगे कि सामाजिक जो घटनाएं हो रही हैं उनमें अंतःक्रिया हो रही है कि नहीं, यानी वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ इसमें क्या अंतर है। मैं बता देती हूँ। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सोचता है। ठीक है, यानी पति और पत्नी हैं, ठीक है, मान लेते हैं दो लोग हैं,
इसमें वस्तुनिष्ठ संबंध क्या होगा कि ये पुरुष है, ये महिला है, और इस पुरुष के द्वारा इस महिला को संस्थागत साधनों का प्रयोग करते हुए विवाह नामक संस्था द्वारा समस्त रीति रिवाजों के द्वारा इस व्यक्ति की धर्म पत्नी के रूप में इसे लाया गया है। ये हो गया वस्तुनिष्ठ। ठीक है, अब व्यक्तिनिष्ठ देख लेते हैं क्या है। व्यक्तिनिष्ठ में क्या है, ये पुरुष है, ये उसकी पत्नी है, ये उसकी अर्धांगिनी है और 7 जन्मों का बंधन है और इनमें बड़ा प्रेम है। ये क्या हो गया, ये व्यक्तिनिष्ठ हो गया। ठीक है, तो किसी भी घटना, आप स्टूडेंट को ले लीजिए। अब मान लीजिए स्टूडेंट को देख लेते हैं कैसे उसको व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है और छोटी छोटी अवधारणाएं हैं, यदि आपको क्लियर हो जाएंगी तो फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी एग्ज़ाम है आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए BA1 का स्टूडेंट है, और वो यदि उसकी वस्तुनिष्ठ व्याख्या की जाए तो वो BA1 का स्टूडेंट है और BA1 के बच्चों में अंतःक्रिया कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इस अंतःक्रिया का अवलोकन किया जा सकता है, यानी जो अंतःक्रिया वो अपने समूह के सदस्यों से करता है, अपने क्लास के बच्चों के साथ करता है, उसको देखा जा सकता है, परखा जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, और फिर है क्या, इस अंतःक्रिया को वैज्ञानिक वैज्ञानिकता के कसौटी पर कस सकते हैं, यानी इसको नापा तोला जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया वस्तुनिष्ठ। अब व्यक्तिनिष्ठ में देखिए क्या है। व्यक्तिनिष्ठ में यह है कि ये व्यक्ति मानता है कि ये BA1 का सदस्य है, फिर और जो इसकी क्लास के बच्चे हैं वो मानते हैं कि ये BA1 का सदस्य है, और फिर तीसरा क्या है कि पूरे स्कूल के बच्चे मानते हैं कि ये बच्चा जो है BA1 का सदस्य है। ठीक है, तो ये तो हो गया वस्तुनिष्ठ। तो व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ में यही अंतर है, किसी भी घटना का व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं, कभी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, किसी भी घटना का वैसे ही बैठे रहिए, कुछ सोचते रहिए, तो कुछ भी आपको मिले तो उसका वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ बनाते रहिए। फिर देख लेते हैं, यह पता लगाना कि किसी इकाई का प्रकारात्मक प्रभाव कहाँ तक और किन इकाइयों पर पड़ रहा है, यानी जो इकाई प्रकार कर रही है उसका प्रभाव दूसरे इकाइयों पर क्या पड़ रहा है और कितना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। और फिर देख लेते हैं, यह पता लगाना कि किसी व्यवस्था के जीवित रहने के लिए वास्तव में किन आवश्यकताओं की पूर्ति अनिवार्य है। ठीक है, कोई व्यवस्था जीवित है, उसके लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जिसकी पूर्ति हो रही है तभी व्यवस्था जीवित है। इसको हम पहले एक साइड में करके इसको अच्छे से पता लगाएंगे। फिर देखिए, यह पता लगाने की गतिशीलता और परिवर्तनशीलता कैसे चलते हैं, समाज में कैसे गतिशीलता आती है। और जैसे मान लीजिए इकाइयाँ हैं, ढेर सारी इकाइयाँ हैं, ठीक है, ये अपना अपना कार्य कर रही हैं, तो इनमें परिवर्तन कैसे आता है। ये तो संरचना है, सभी इकाइयाँ दिए हुए कार्य को कर रही हैं, तो इसमें परिवर्तन कैसे आता है, कैसे संरचना चेंज हो जाती है, इसको हम गहराई से सोचेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई, मर्टन ने बताया। फिर है प्रकारात्मक विकल्पों का पता लगाना, यानी जो इकाई प्रकार कर रही है, यदि वो इकाई प्रकार ना करे किसी कारणवश, तो उस आवश्यकता की पूर्ति किन इकाइयों के द्वारा की जा सकती है। ये चीज़ें हैं, इसको तो आपको रटना पड़ेगा, 11 सूत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर देखिए, विषयगत प्रेरणा कौन सी है, उद्देश्य और प्रेरणाओं का पता लगाना जिसके कारण प्रकार घटित होता है। तो कोई प्रकार हो रहा है तो कोई न कोई अभिप्रेरणा होगी जिसके कारण प्रकार हो रहा है। मैंने आपको पार्सन्स के चैप्टर में बताया था कि कोई अभिप्रेरणा होती है जो उस कार्य को तुरंत करने के लिए उद्वेलित कर देती है। ठीक है, तो क्योंकि प्रकार जो होता है, इकाइयाँ जो होती हैं, व्यक्ति के माध्यम से ही तो प्रकार होता है। इकाइयाँ स्वयं तो नहीं, कोई मंदिर है वो अपने आप नहीं कार्य करता, व्यक्ति जाते हैं उसमें कार्य करने, तो व्यक्ति के माध्यम से होता है। तो कोई अभिप्रेरणा ऐसी होती है जिसके कारण प्रकार जो है वो घटित होता है। फिर देखते हैं, प्रकारात्मक विश्लेषण सामाजिक वैधता की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। ठीक है, जो प्रकारात्मक विश्लेषण है उसमें कितनी वैधता है, यानी इकाइयाँ जो हैं प्रकार कर रही हैं तो सामाजिक ढंग से वो चीज़ें वैध हैं या नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है यौन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो क्या वो विवाह के द्वारा ही कर रहा है या कोई और साधन अपना रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति है धर्म में रुचि रख रहा है, तो क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ऐसी संस्थाओं के द्वारा ही वो अपनी धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है या किसी अन्य कारण, अन्य तरह से वो कर रहा है, जैसे मेडिटेशन वगैरह हो गया। ठीक है, तो वैधता जो होती है समाज में, समाज स्वीकृत साधन के द्वारा ही प्रकार घटित हो रहा है या किसी और कार्य के द्वारा। यदि वो प्रकार समाज स्वीकृत साधनों के द्वारा नहीं घटित हो रहा है तो वो क्या हो गया, वो दुष्प्रकार्य हो गया, या फिर वो विचलन में आ जाएगा। ठीक है, वो समायोजन, अनुकूलनशील समायोजन में आ जाएगा वो। फिर देखिए, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर इकाइयों के क्रियाविधि की बात कही उन्होंने, यानी जो शारीरिक
प्रभाव होता है इकाइयों का और मानसिक प्रभाव होता है, इसकी बात उन्होंने बोली। जैसे मैंने संदर्भ समूह की बात की तो उन्होंने मानसिक रूप से समूहों की बात की थी उसमें। इकाई के प्रकार, आकार, दुष्प्रकार की पहचान करना। कोई सामाजिक व्यवस्था है, उसमें ढेर सारी इकाइयाँ हैं, उसमें कौन सा प्रकार है, कौन सा आकार है, कौन सा दुष्प्रकार है, इसको हम अलग अलग जब पहचान जाएंगे तो आसानी होगी प्रकार की पहचान करने में। फिर आखिरी क्या है, सामाजिक व्यवस्था की सार्वभौमिक और विशिष्ट आवश्यकताओं की खोज करना। यानी सामाजिक व्यवस्था है, उसकी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी। कुछ सार्वभौमिक आवश्यकताएं होंगी, जैसे सभी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ठीक है। और कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होंगी, जैसे सभी को तो स्कूल नहीं जाना है, जो लोग स्कूल जा चुके हैं उनको स्कूल नहीं जाना है, यानी जो पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है, ये बात है। तो जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं उनको तो स्कूल जाना नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना है, ठीक है। कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कुछ वर्ग होते हैं जो जिनको पिज़्ज़ा या बर्गर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनकी विशिष्ट आवश्यकता है, ठीक है। पब में जाना एक विशेष वर्ग की विशिष्ट आवश्यकता है, तो वो जो है सार्वभौमिक आवश्यकता में नहीं आएगा। तो किसी भी व्यवस्था की सार्वभौमिक आवश्यकता क्या है, विशिष्ट आवश्यकता क्या है, इसको अलग अलग करके हम प्रकार को समझ सकते हैं। देखिए, प्रकार के बारे में उन्होंने बोला, प्रकार वे निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन और सामंजस्य को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। तो निरीक्षित परिणाम का मतलब है वे चीज़ें जो देखी जा सकती हैं, ठीक है। तो उन्होंने प्रकार को मूर्त माना कि प्रकार को देखा जा सकता है। कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, मंदिर में कोई पुजारी है, पूजा कर रहा है, घंटा बजा रहा है, तो उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। कोई मजदूर है, कार्य कर रहा है, तो उसको हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बोली कि प्रकार जो होता है वो निरीक्षित परिणाम होता है, हम उसको देख सकते हैं और वो व्यवस्था के अनुकूलन को बनाए रखते हैं, ये बात उन्होंने बोली है, ठीक है। फिर देख लेते हैं प्रकार के 5 अर्थ उन्होंने बताए हैं, कौन कौन से हैं। समारोह के रूप में प्रकार, यानी जो कोई उत्सव होता है, बर्थडे पार्टी हो गई या फिर रिसेप्शन हो गया, तो क्या होता है उसमें फंक्शन जो होता है उसको हम फंक्शन बोलते हैं ना, तो उसके आधार पर प्रकार की बात की। फिर दूसरा उन्होंने बोला व्यवसाय के रूप में प्रकार है, जैसे कोई इंजीनियर है वो काम कर रहा है अपना, कोई डॉक्टर है वो अपना काम कर रहा है, कोई प्रोफेसर है वो अपना काम कर रहा है, स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, तो अपना अपना कार्य सभी लोग कर रहे हैं ना, तो वो भी प्रकार हो गया। फिर हो गया व्यक्ति की क्रियाविधि के रूप में प्रकार, यानी स्वाभाविक रूप में, जैसे कोई एक बॉडी है उसमें क्या हाथ पैर कान नाक आँख सभी है, सबके अपने अपने प्रकार है और सभी के प्रकार के द्वारा जो शरीर की संरचना है वो कार्य कर रही है, ठीक है। यदि एक ना रहे इसमें तो पूरी व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी। तो इसके आधार पर उन्होंने प्रकार की बात की जीव शास्त्रीय अर्थ में। फिर देख लेते हैं गतिविधियों के रूप में प्रकार है, यानी जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसके रूप में प्रकार की बात की, जो कार्य हम कर रहे हैं उसके आधार पर। फिर गणित शास्त्रीय अर्थ में उन्होंने प्रकार, दो चरों के बीच संबंध की बात की। जैसे गणित शास्त्रीय अर्थ में क्या होता है कि एक चर से दूसरे को जोड़कर हम सवाल लगाते हैं या फिर चीज़ें हल करते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने आखिर अपने विश्लेषण में, अपने सिद्धांत में किस प्रकार की बात की है, तो वो है व्यक्ति की क्रियाओं के रूप में प्रकार, यानी जो फिजियोलॉजी होता है, जो जीव शास्त्र होता है, उसके आधार पर उन्होंने प्रकार की बात की है। देखिए आ गया ना यहाँ पर। फिर है सबसे अधिक वैज्ञानिक प्रकारवाद की व्याख्या जो है मार्टन ने की थी। प्रथम व्यवस्थित संरचनात्मक प्रकारवादी, देखिए प्रथम व्यवस्थित प्रकारवादी, वैज्ञानिक प्रकारवादी, ये तो हो गया मार्टन। और प्रथम व्यवस्थित संरचनात्मक, ये तीनों लग जाए प्रकारवादी कौन है, ब्राउन है। तो ये दोनों फैक्ट है, याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मार्टन ने कहा कि प्रकारवाद के द्वारा दुनिया के किसी भी समाज का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये भी कोटेशन के रूप में पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। और देखिए मार्टन ने 11 सूत्री पैराडाइम जो बोला था अपने सिद्धांत के बारे में, जो प्रकारवाद के बारे में, वो उन्होंने किससे लिया था, कोहन से लिया था। क्योंकि पैराडाइम की अवधारणा जो है कोहन ने दी थी और उन्हीं से उन्होंने अपने पैराडाइम को बनाया हुआ है। तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था। प्रकार क्या है, वो निश्चित परिणाम जो व्यवस्था के अनुकूलन को बनाए रखते हैं। आकार जो है इकाइयों के वे कार्य जो अनुकूलन को बिगाड़ते हैं, दुष्प्रकार है। और आकार का मतलब होता है कि जब कोई इकाई न व्यवस्था को बनाती है न बिगाड़ती है, केवल समाज में बनी रहती है, वो क्या है, आकार है। फिर देखिए प्रकट प्रकार, मैंने आपको बताया था कि वे प्रकार जो इच्छित और मान्य परिणाम देते हैं, यानी हम अपनी इच्छा से जानबूझकर ये कार्य करते हैं कि इसका ये परिणाम होगा। फिर अप्रकट प्रकार का मतलब होता है कि वे प्रकार जो इच्छित और मान्य परिणाम नहीं देते, यानी हम कुछ और सोच के कार्य करते हैं, कुछ और हो जाता है, ठीक है। फिर है मध्य अभिसीमा का सिद्धांत उन्होंने बोला है। मार्टन ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे थिंकर्स होते हैं जो इतनी बड़ी थियोरी को बना देते हैं। जैसे पार्सन्स का सिद्धांत जो है क्या है, एक के अंदर एक थियोरी निकलती जा रही है और यदि आप एक को नहीं समझ पाए तो आप दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ी व्यवस्था सिद्धांत उनका, बहुत बड़ा पूरा एक प्रणाली सिस्टम है वो।
ठीक है। तो उसकी उन्होंने आलोचना की है कि इतना बड़ा भी सिद्धांत नहीं होना चाहिए कि इसमें व्यक्ति जो है वो बोर हो जाए और अच्छे से चीज़ों को समझ ना पाए, कि लास्ट वाला समझते समझते वो पहले वाला लिंक ही भूल जाए कि किससे जुड़ा था ये। ठीक है। उन्होंने और सिद्धांत इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि व्यक्ति उसको समझ ही ना पाए। ठीक है, बस उसको ऐसे ही बता के चल दिए ऊपर से। सिद्धांत इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने सिद्धांत को बोला कि इतना कम से कम बड़ा सिद्धांत हो, इतना ज़्यादा छोटा भी ना हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, जिससे सिद्धांत की अच्छे से व्याख्या की जा सके। जैसे मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट धर्म का सिद्धांत। ठीक है। और फिर क्या है, मर्टन का जो संदर्भ समूह का सिद्धांत है उसको भी उन्होंने मध्य विसीमा सिद्धांत में लाया। तो यही उन्होंने आदर्श सिद्धांत कहा है कि इसको आदर्श सिद्धांत कहिए या फिर मध्य अवसीमा सिद्धांत कहिए, तो यही बात है बस। फिर देखिए मर्टन ने परिस्थिति का वर्गीकरण कितने भागों में किया, और ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशील परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति, ये 3 प्रकार की परिस्थितियाँ उन्होंने बताई हैं, और ये एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू आता है। और भूमिका यदि पूछेगा तो कौन हो जाएगा, वो नैडल हो जाएंगे, और परिस्थिति पूछेगा तो मर्टन हो जाएंगे। तो इसमें आप जो अंतर है इसको दिमाग में रखिएगा। विसंगति की इनकी जो अवधारणा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जब सामाजिक व्यवस्था में अवांछित तत्वों का प्रवेश हो जाता है और व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाती है तो उसको क्या कहेंगे, एनॉमी कहेंगे। एनॉमी शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो दुर्खीम ने किया था, लेकिन मर्टन ने सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में एनॉमी की बात की है। ठीक है। मर्टन ने विचलन के मनोवैज्ञानिक कारकों का खंडन करके सामाजिक कारकों को प्रमुख माना। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है अक्सर एग्जाम में कि विचलन के सामाजिक कारकों को किसने प्रमुख माना, किसने विचलन के लिए समाज को उत्तरदायी माना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मर्टन है। देखिए मर्टन ने लक्ष्य और संस्थागत साधनों के आधार पर विचलन की बात की। यानी लक्ष्य होता है, संस्थागत साधन, यानी कुछ हमारा लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे साधन होते हैं वो समाज द्वारा मान्य है या नहीं, इसी के आधार पर उनकी पूरी विचलन की थियोरी जो है टिकी हुई है। ठीक है। और देख लेते हैं उन्होंने विचलन के 5 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से हैं। तो ये व्यवहार हो गया, संस्थागत साधन कौन से हैं उसके, और ये लक्ष्य। ठीक है। पहला है अनुरूपता। अनुरूपता का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जो है संस्थागत साधनों का भी प्रयोग करता है और सामाजिक लक्ष्य का, यानी व्यक्ति पूरे ईमानदारी से समाज के अनुसार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। ठीक है। फिर देखिए नवाचार। नवाचार में क्या होता है कि जो साधन होते हैं उसको व्यक्ति नहीं यूज़ करता, बस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो वो मेहनत से कमाई करके धीरे धीरे अमीर नहीं बन रहा है, बल्कि वो शॉर्टकट को अपनाकर किसी को उसने चोरी कर लिया, फिर डकैती डाल लिया, फिर कुछ और कर लिया। ठीक है। इसके आधार पर जब उसने ले लिया तो यानी साधन को उसने नहीं अपनाया, उसने केवल लक्ष्य को अपनाया, तो नवाचार हो गया। जैसे कोई बच्चा है वो पास तो होना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता, कॉलेज में नहीं जाना चाहता, तो वो क्या करेगा, वो फर्जी ढंग से अपनी डिग्री को बना लेगा, तो वो क्या हो गया, वो नवाचार हो गया। और अमेरिका में सबसे ज़्यादा अपराध जो है नवाचार के रूप में पाए जाते थे। मर्टन ने जब इसको देखा तो उनको ये थियरी बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिला। फिर देखिए कर्मकांडी। कर्मकांडी में क्या होता है, संस्थागत साधन भी होते हैं और सामाजिक लक्ष्य, संस्थागत साधन तो होते हैं लेकिन लक्ष्य नहीं होता। जैसे हम दिवाली मनाते हैं तो इसका कोई लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, वो परंपरा चली आ रही है इसलिए हमने मना लिया। ईद मनाते हैं, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो हमने एक परंपरा के आधार पर किया। ठीक है। और पितृपक्ष जब चलता है तो हम कौओं को खाना खिलाते हैं, मुंडन कराते हैं और पंडित को दान देते हैं और पूरा पूरा कर्मकांड करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या, हमको कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता, वो परंपरा चली आ रही है। इसीलिए हर साल जो है कोई नदी है उसके किनारे मेला लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, ऐसा नहीं कि कोई उद्देश्य है कि उससे नदी साफ़ हो जाएगी या फिर कुछ और, वो परंपरा चली आ रही है इसीलिए उस परंपरा के कारण, यानी उसका कोई लक्ष्य नहीं है, बस साधन है। ठीक है। नौकरशाही है, जैसे कोई क्लर्क है वो रोज़ अपना ड्यूटी जा रहा है, अपना कार्य कर रहा है, तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं जा रहा है, वो एक परिपाटी को पूरा कर रहा है, वो अपनी जॉब को पूरा कर रहा है, तो वो भी आ जाएगा इसमें, कर्मकांडी में नौकरशाही आ जाएगा। ठीक है। फिर आइए देखिए प्रत्यावर्तना क्या है। प्रत्यावर्तना का मतलब होता है कि व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्य और साधन दोनों को छोड़ देता है। यानी कोई व्यक्ति है वो पूरी ईमानदारी के साथ अनुरूपता के द्वारा संस्थागत साधन और लक्ष्य दोनों को अपना रहा है, बार बार अपना रहा है और बार बार उसको असफलता मिलती जा रही है।
तो वो लक्ष्य और साधन दोनों को छोड़ देता है। जैसे कोई बच्चा है बार बार यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और कई बार करने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या होता है, वो पढ़ाई भी छोड़ देता है और यूपीएससी को क्वालिफाई करने का अपना सपना भी छोड़ देता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है प्रत्यावर्तना में। जैसे साधु होते हैं, कवि होते हैं, उनको अपना उद्देश्य नहीं मिलता, समाज से वो बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ है ही नहीं, तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं सोसाइटी से। ठीक है, ये प्रत्यावर्तना हो गया। विद्रोही में देखिए क्या है, विद्रोही का मतलब होता है कि वो पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहता है और नई व्यवस्था को लाना चाहता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पूरी जो समाज के सिस्टम चलता है, सभी लोग अत्याचार को सहते चले जाते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति होता है जो उस अत्याचार के विरोध में खड़ा होता है और वो क्या करता है, पूरी व्यवस्था को चेंज कर देता है धीरे धीरे। ठीक है, तो यही है विद्रोही में, पुरानी व्यवस्था को हम उखाड़ फेंकते हैं और नई व्यवस्था को ला देते हैं, यही विद्रोह इसके अंतर्गत आ गया। तो आप समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसी तरह से मर्टन ने क्या किया, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की व्याख्या की। ठीक है, विचलन के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की व्याख्या की उन्होंने। संदर्भ समूह के बारे में देखिए मर्टन ने क्या कहा, संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट हाइमैन ने मनोविज्ञान में किया था। ठीक है, तो इन्होंने तो मनोविज्ञान में किया था, अपनी एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, लेकिन इसको समाजशास्त्र में लाने का प्रयास किसने किया, मर्टन ने किया। ठीक है, तो संदर्भ समूह की समाजशास्त्रीय व्याख्या किसने की, मर्टन ने। इन्होंने दो प्रकार के समूह बताए, एक तो होता है सदस्यता समूह, दूसरा होता है संदर्भ समूह। ठीक है, तो सदस्यता समूह का मतलब क्या होता है, जिसका व्यक्ति पहले से सदस्य होता है, जैसे हमारा परिवार है, हमारा समुदाय है, ठीक है, हमारी दोस्तों की जो मंडली है, ये सदस्यता समूह, इसके हम सदस्य हैं। और एक होता है संदर्भ समूह, यानी जिसके हम सदस्य बनना चाहते हैं और उसके लिए हमको क्या करना है, अपने आप में चेंज लाना है, बदलाव लाना है। जैसे हमको आईएएस बनना है तो हम क्या करेंगे, अपने अंदर चेंज लाएंगे, हम खूब पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रातें जो है जाग जाग के बिताएंगे, खूब पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अपना स्वास्थ्य बिल्कुल डाउन कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा करता है, हम वैसा ही करेंगे। तो यही चीज़ उन्होंने बोली कि एक तो होता है सदस्यता समूह, दूसरा होता है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह के जैसा हम बनने का प्रयास करते हैं और सदस्यता समूह वह है जैसे हम होते हैं। फिर देखिए सीमांत व्यक्ति की अवधारणा। सीमांत व्यक्ति क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये उसकी सदस्यता समूह है, ये है संदर्भ समूह। ठीक है, ये इस व्यक्ति के जैसा बनने का प्रयास करता है, ये सुबह 4 बजे ही उठ जाता है, ये और भी चीज़ें जो रात भर जाग के पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये अपने सदस्यता समूह से दूरी बनाने लगेगा, क्योंकि इसके पास समय नहीं होगा। इसके जो भी समय होगा इसका, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस समूह का अनुकरण करेगा और इसके पास समय नहीं होगा अपने सदस्यता समूह से अंतःक्रिया करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, इस समूह से उसकी दूरी बन जाएगी, ये सदस्यता समूह जो है इससे उसकी दूरी बन जाएगी और धीरे धीरे ये दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो जिस समूह का सदस्य बनना चाहता है, जिसके लिए वो इतने दिन से प्रयास कर रहा है, वो उस समूह का सदस्य नहीं बन पाता, उसको सफलता नहीं मिल पाती और फिर जब वो अपने समूह के पास आता है तो वो समूह भी उसको इनकार कर देता है। तो इसकी हालत क्या होती है, जैसे एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ठीक है, वही हाल हो जाता है कि इसको न तो संदर्भ समूह वाला समूह स्वीकार करता है और ना ही अपने समूह के लोग स्वीकार करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, यदि आईएएस एक नंबर से पॉइंट से उसका रुक गया, तो क्या आईएएस क्वालिफाई हो चुके बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या उसको अपने समूह का सदस्य मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। और फिर वो अपने समूह से बिल्कुल टूट चुका है, अपने गाँव कई सालों से नहीं गया, वो जब जाएगा तो लोग उसको पहचानेंगे भी नहीं, बहुत से लोग नहीं पहचानेंगे। तो यही होती है कि वो किसी भी समूह का सदस्य नहीं रह जाता, कहीं पे भी उसके लिए आत्मीयता नहीं रह जाती, उसको सीमांत व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, प्रत्याशित समाजीकरण, तो मैंने आपको बताया था कि 2 समूह होते हैं और जो संदर्भ समूह होता है, व्यक्ति उसके जैसा बनने के लिए त्याग करता है, अपने आप को तैयार करता है, ट्रेनिंग लेता है और अपने आप को बिल्कुल सोने की तरह जला के तपाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है वो प्रत्याशित समाजीकरण, यानी जिस समूह की तरह हमको बनना है वैसे हम अपनी जीवन शैली, अपनी दिनचर्या को बना लेते हैं, वो प्रत्याशित समाजीकरण है, यानी उसके जैसा बनने के लिए हम अपना समाजीकरण करते हैं। ठीक है, फिर देखिए सकारात्मक संदर्भ व्यक्ति और नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति। सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह, ये 2 टर्म है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखिए सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह, ये अवधारणा न्यू कंप ने दी है, यानी
कुछ ऐसे समूह होते हैं जो आपको बिगाड़ेंगे, कुछ ऐसे समूह होंगे जो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। जैसे कोई आतंकवादियों का गैंग हो गया, यदि उसमें व्यक्ति शामिल हो गया तो क्या होगा, उसका नकारात्मक सामाजिकरण हो जाएगा। ठीक है, वो नकारात्मक संदर्भ समूह है। और सकारात्मक संदर्भ समूह कौन सा है, जैसे आप हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं और नेट क्वालिफाई करने के लिए नेट के समूह में आप शामिल होना चाहते हैं, तो आप सकारात्मक संदर्भ समूह में जाना चाहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए सकारात्मक संदर्भ व्यक्ति और नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति क्या है। जैसे कोई अपराधी है, कोई चोर है मान लीजिए, और वो चोरी करके बहुत से पैसे कमाता है, तो कुछ लोग उससे मोटिवेट होंगे कि हम तो दिन रात कमाई कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, चलो उससे ही मिल जाते हैं, उसके साथ मिलकर चोरी करेंगे और हम भी जल्दी से अमीर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति। और सकारात्मक संदर्भ व्यक्ति क्या हो गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी अदर स्टेट में जाकर खूब पैसा कमा के घर आता है, तो बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे होते हैं और घर काफ़ी संपन्न हो गया उसका कुछ सालों में, तो लोग उससे मिलते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ काम करते हैं, चलिए हमको भी ले चलिए, हम भी वहाँ पे कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। या फिर कोई व्यक्ति है यूपीएससी को उसने क्वालिफाई कर लिया, तो और भी उसके जो फ्रेंड है और भी जो गांव के और मोहल्ले के लोग हैं वो आकर मिलेंगे, पूछेंगे कि कैसे आपने कर लिया, हमको भी बताइए। तो ये क्या हो गया, ये सकारात्मक संदर्भ व्यक्ति हो गया। और नकारात्मक मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोई अपराधी हो गया, कोई चोर हो गया, तो उसमें जब कोई शामिल होना चाहेगा, उसके साथ मिलकर काम करना चाहेगा, तो वो नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति हो गया। ठीक है, फिर देखिए संदर्भ समूह कैसे हम पता लगाएंगे कि संदर्भ समूह में मेन क्या होता है। ठीक है, देखिए तुलनात्मक अवबोध जो होता है, यानी सापेक्षिक वंचना। जब हम अपने समूह से संदर्भ समूह की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो संदर्भ समूह है ये तो बहुत ऊंचा है, इसको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, समाज में इसका अलग ही स्थान है, तो हम वैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो तुलनात्मक अवबोध के द्वारा हम संदर्भ समूह की तुलना करते हैं अपने सदस्यता समूह से, और उसको ज़्यादा ऊपर पाते हैं, ज़्यादा श्रेष्ठ पाते हैं अपने समूह से। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। स्वतः साधक भविष्योक्ति, ये बात मर्टन की अवधारणा है ये, और ये उन्होंने बोली है कि जैसे अपने बारे में कोई विचार बना लेता है, जैसे हमने किसी व्यक्ति को बचपन से ही बार बार चोर चोर उसको कहना शुरू किया, ये तो चोर है, अरे तो चोर है, और वो चोर भले ही ना हो, तो वो अपने आप को उसी दृष्टि से देखने लगेगा कि मैं तो चोर हूँ। ठीक है, और यदि किसी व्यक्ति को आप ये कहें आप तो बहुत सुंदर हैं, आप तो बहुत सुंदर हैं, तो वो अपने आप को कितना भी सुंदर ना मानता हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो अपने आप को सुंदर मानने लगेगा। तो यही स्वतः साधक भविष्योक्ति है, अपने बारे में भविष्यवाणी करना कि हम तो बहुत अच्छे हैं। मर्टन जो है वो अनुभव मूलक प्रकारवादी थे, तो एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन पूछता है कि अनुभव मूलक प्रकारवादी कौन थे, तो वो मर्टन थे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मर्टन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि आपने इसको अच्छे से देखा है तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।